हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकोपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी। हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक 2 जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट, और उसमें भी हम अभी तक 2 लेक्चर देख चुके हैं जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा और हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट टर्म बहुत बार सामने आता है। कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कई बार आप पढ़ते होंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एंड कितनी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हमने कोशिश की अपनी तरफ से कि हम सारी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट कवर करें उस लेक्चर में। नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमने यहाँ पे अपने चैनल पे 11th क्लास के लिए और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स भी कवर कर ली है। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स देखनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, सारे कोर्स कंप्लीटेड हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का। आपको कुछ भी नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, आप जो चाहते हो, जो देखना चाहते हो, टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज, सब आपके सामने आ जाएगा। इतने से एफर्ट, मतलब आपको एक छोटा सा एफर्ट करना है, छोटा सा काम करना है कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उस पर लाइक प्रेस कर दीजिए, हो सके तो इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। आज जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक में 3rd लेक्चर है और ये लेक्चर है अबाउट द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सी, हमने पढ़ लिया एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हमने अनएम्प्लॉयमेंट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने टाइप्स देख लिया, लेकिन कभी आपके माइंड में आया जब भी आप रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कि यार रीज़न क्या है अनएम्प्लॉयमेंट होने के, व्हाट इज़ द रीज़न कि इतना ज़्यादा बेरोज़गारी हो रही है इकोनॉमी में। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे रीजंस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कोशिश की है हर रीज़न के साथ, क्योंकि ये यूपीएससी का कोर्स है एंड नॉट अ जनरल कोर्स। सी, अगर ये क्लास 11th-12th का कोर्स होता तो मैं आपको सीधे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताती, ठीक है, पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड बस मैं रीज़न बता देती। बट यहाँ पे मैंने ट्राई किया है, क्योंकि आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो यूपीएससी में आप लोगों को रियल लाइफ एग्जाम्पल पता होने ज़रूरी हैं कि किस टाइम पे क्या हो रहा था। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द रियल लाइफ एज वेल, कि अगर बेसिकली अगर हमारा पहला रीज़न है कि साइज़ ऑफ लेबर फोर्स, तो कौन सा एक टाइम मैंने कोशिश की एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेट करूँ कि कौन से टाइम पे लेबर फोर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी या बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया था ये। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी हैं। अगर आपको कुछ भी इफेक्टिव लगे आप नोट मेकिंग कर सकते हैं, वरना आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे आप वो चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स मेकिंग में हेल्प के लिए। सो हमारा फर्स्ट रीज़न है या कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है कि साइज ऑफ लेबर फोर्स। सी, आपके लेबर फोर्स में यानी 15 साल से 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स का जो ब्रैकेट है, दैट इज़ योर वर्किंग एज पॉपुलेशन। और ये वर्किंग एज पॉपुलेशन, सी, एक होता है पॉपुलेशन है और उसके लायक काम है, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो ये है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके लायक काम उतना नहीं है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में जब बहुत ज़्यादा लोग हो गए तो उनके लिए काम उतना अवेलेबल नहीं है जितनी पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। सो यही है यहाँ पे साइज ऑफ लेबर फोर्स। लेट्स रीड व्हाट्स रिटन ऑन द बोर्ड। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी आपका 15 to 59 ईयर ओल्ड में रैपिड एक्सपेंशन हुआ, और उसकी वजह से एक एग्जाम्पल है, ये कब देखने को मिला था हमें, कि 15 to 59 ईयर ओल्ड लोगों में जो इंक्रीज आया वो एट द रेट ऑफ 14 मिलियन इन 1 ईयर, दैट इज 2000s में। 2000s का जो टाइम था हमारा, आज से कुछ लगभग 20 साल पहले, तो यहाँ पे मतलब इंक्रीज हो गई वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड दैट टू एट द रेट ऑफ 14 मिलियन। यानी 15 से जो 15 to 59 ईयर ओल्ड का ब्रैकेट है, इसमें अगर 14 मिलियन लोग और ऐड हो जाएं, क्या 14 मिलियन जॉब्स ऐड हो सकती हैं इंस्टेंटली? नहीं। तो इस वजह से वो जो एडिशनल होते हैं लोग वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन में इतनी पॉपुलेशन है, काम इतना है, तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, इनको जॉब नहीं मिलती अगर ये ढूंढ भी रहे। इस वजह से दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ लेबर सप्लाई, ठीक है। नेचर ऑफ लेबर सप्लाई में देखते हैं। नेचर ऑफ लेबर सप्लाई में आपका क्या लिखा है? इंक्रीजिंग एनरोलमेंट ऑफ यंग एडल्ट्स फॉर एजुकेशन। सो यंग एडल्ट्स जो है आपके, यंग एडल्ट्स को अगर हम लें
15 से लेके 29 ईयर्स ओल्ड तक में जो आपके एडल्ट्स हैं, पहले क्या होता था, अगर हम वुमेन का एग्जाम्पल लें, पहले आप पुराने टाइम पे एक तो चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी, तो लेडीज़ जो भी एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर्स थी, हमारी मेजर पॉपुलेशन, मैं एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर का एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, सी मैं जो भी बोलती हूँ ना, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक, एक रीज़न है। यहाँ पे मैंने आपको रूरल बोला और एग्रीकल्चर क्योंकि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लाइड इन एग्रीकल्चर सेक्टर और वर्कड इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज दे वर like there was 70% of the population residing in rural areas. In rural areas की occupation क्या होती थी, majorly agriculture, ठीक है। तो जो ladies होती थी ना 15 से 29 years तक की, उनको स्कूल इतना जाने नहीं दिया जाता था, पढ़ाई उतनी होती नहीं थी, तो घर के कामों में उनको लगा लिया जाता था, खेती में जो भी है चीज़ें उठाना करना, थोड़ा बहुत कर लिया आपने, थोड़ा बहुत आ गया आप लेबर फोर्स में, या फिर अर्ली मैरिज एंड शादी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती थी लेडीज़ के साथ या हमारी यंग वुमेन के साथ। आज के दौर में थोड़ा टाइम चेंज हुआ है और 15 से 29 ईयर्स ओल्ड तक की वुमेन आपको क्या दिखेंगी, आपको दिखेंगी पढ़ती हुई, आपको दिखेंगी स्कूल जाते हुए, आपको दिखेंगे कॉलेज जाते हुए, आपको दिखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए और आपको ही दिखेंगे पीएचडी भी करते हुए, जिसमें टोटल टाइम आपका पूरा लग जाता है। और इस वजह से क्या होता है, क्योंकि ये पढ़ाई में अपना सारा टाइम लगा देते हैं, इस वजह से ये वर्किंग एज पॉपुलेशन में नहीं आ पाते, या ये वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट है लेकिन ये फिर भी लेबर फोर्स में एक्टिव नहीं हो पाते क्योंकि वो पढ़ाई में लगे रहते हैं एंड वो एजुकेशन पे फोकस करते हैं। सो एग्जाम्पल क्या सेट होने की कोशिश हो रही है कि जो हमारे यंग पॉपुलेशन है ना, यंग पॉपुलेशन का जो नेचर है ना, यहाँ पे बेसिकली नेचर ऑफ लेबर सप्लाई, यानी लेबर सप्लाई किस तरह की आती थी, वो नेचर चेंज हुआ है कुछ टाइम से अब तक में, प्रेजेंट तक में। सो अब क्या होने लगा है, दे फोकस मोर ऑन गेटिंग एजुकेटेड रादर देन जंपिंग इनटू लेबर फोर्स, राइट। सो दिस इज द रीजन क्या होता है, इंक्रीजिंग एनरोलमेंट ऑफ यंग एडल्ट्स फॉर एजुकेशन। एग्जाम्पल लिया है मैंने फिर से, यहाँ पे एग्जाम्पल है 15 to 29 ईयर ओल्ड फीमेल, ठीक है, 15 to 29 ईयर ओल्ड फीमेल का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। आज की डेट में 31% अटेंड कर रहे हैं स्कूल या कॉलेजेस 2018 में। 2018 कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2018 मतलब मैं आपको कुछ 3-4 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो 3-4 साल पहले तक के डेटा भी दिखा रहा है कि 15 to 29 ईयर ओल्ड वुमेन जितनी हैं उनमें से 31% स्कूल या कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, जबकि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 2005 में सिर्फ 16.3% ही थी जो स्कूल या कॉलेज अटेंड करती थी। तो यानी बाकी लोग क्या करते थे, बाकी लोग काम में चले जाते थे। अब क्या होता है, ये लोग काम में नहीं जा पाते, क्यों, क्योंकि ये लोग पढ़ाई में लगे रहते हैं, ठीक है। ये था ये एग्जाम्पल देने का पॉइंट, ये था ये आपको डेटा कोट करने का रीजन, क्यों, क्योंकि इनका नेचर ऑफ लेबर सप्लाई जो है वो चेंज हो रहा है। एंड नॉट ओनली वुमेन, ठीक है, मैंने यहाँ पे वुमेन एग्जाम्पल लिया है, बट द यंग एडल्ट्स आर मोर फोकस्ड ऑन गेटिंग एजुकेटेड एंड गेटिंग अ गुड डिग्री एंड स्टडिंग फॉर इवन हायर एंड हायर एजुकेशन। सम ऑफ देम इवन गेट लाइक मल्टीपल डिग्रीज, या कई लोग होते हैं जो लोग पीएचडी तक के लिए जाते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस में आपका पूरा टाइम लग जाता है जब आप लेबर में जंप कर सकते थे। तो इसीलिए यंग एडल्ट्स जो हैं, जो उनका लेबर सप्लाई का तरीका है, जो नेचर है, दैट इज चेंजिंग, ठीक है। दैट इज वाई दे रिमेन अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे फोकस मोर ऑन गेटिंग एजुकेटेड, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वुड बी मूवमेंट ऑफ वर्कफोर्स आउट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। चलो, आउट ऑफ एग्रीकल्चर, पहले तो क्या है आपको ना, यहाँ से मैं कुछ पुरानी बातों में लेके चलूँगी। इवन दो जब हम इंडियन इकोनॉमी का जो मैंने पूरा कोर्स कराया हुआ है ना, उसमें स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की वीडियो बनाई है। आपको चाहिए तो मैं स्पेशली उस वीडियो, एक पर्टिकुलर वीडियो का लिंक इसमें नीचे दूंगी मेंशन करके स्टार के साथ, मस्ट वॉच करके। लेकिन अगर आपने नहीं भी देखी है तो मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देती हूँ कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा था। एग्रीकल्चर में लैंड फ्रैगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे आपकी एक लैंड होल्डिंग है, या तो आप एक बड़ा लैंड रख लो, उस पर काम कर लो, लेकिन एक छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे लैंड के। वो लैंड इतने प्रोडक्टिव नहीं थे, वो लैंड आपको इतना आउटपुट नहीं दे रहे थे। इस वजह से फार्मर्स का क्या हुआ, फार्मर्स ने ऑप्ट किया कि यहाँ पे काम नहीं बन रहा, ऑब्वियसली उनको उनके कमाई के लिए दाल रोटी चाहिए, तो दे स्विच्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर। सो मूवमेंट हुई लेबर की आउट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ये एक स्टोरी है बैकग्राउंड। अब मूवमेंट होती है लेबर की आउट ऑफ वर्कफोर्स, मूवमेंट ऑफ वर्कफोर्स आउट ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये कहाँ जाएंगे, एग्रीकल्चर से कहाँ बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेंगे।
नॉन एग्रीकल्चर की तरफ अगर बढ़ेंगे, लेकिन आप ये तो देख लो, आप एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हो, पर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके लिए जगह है या नहीं है? सो दैट इज द पॉइंट. सो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर नॉट इनफ टू अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा लेबर सप्लाई. वहाँ ऑलरेडी लेबर बहुत ज़्यादा है, वो नहीं अब्जॉर्ब कर पा रहे एक्सेस लेबर सप्लाई जो एग्रीकल्चर से आ रही है नॉन एग्रीकल्चर में. ठीक है, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है. ठीक है, ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट होती है. क्यों? एग्रीकल्चर से आप लोग आ गए नॉन एग्रीकल्चर में, पर नॉन एग्रीकल्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर में ऑलरेडी बहुत लेबर है. ओके, देन एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई. क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का. बात बताओ, अगर एक लैंड है, एक लैंड पे कोई भी मशीन नहीं है, एक पूरे इंसान को खेती बाड़ी करनी है, गड्ढे खोदने हैं, प्लांट करना है, फिर निकालना है, हार्वेस्ट करना है, सो करना है, सारे काम एक इंसान ने करना है, लेबर ने करना है. तो ऑब्वियसली एक बंदा तो पूरे ग्राउंड पे सारा काम नहीं कर सकता, तो बहुत सारी लेबर की ज़रूरत होगी. अब दूसरी साइड एक एग्जांपल लो, एक मॉडर्न मशीन आ गई, एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन हो गया, एक मॉडर्न ट्रैक्टर आ गया जो सारा काम कर देता है. क्या उस लेबर की ज़रूरत बचेगी? नहीं बचेगी. फिर भी अगर वो लेबर उस लैंड पर है तो क्या मतलब हुआ कि वो लैंड पर है लेकिन वो आउटपुट नहीं दे रही है, यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सी नाउ इट हेल्प्स यू. जब मैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोल रही हूँ, अगर मैं आपको पहले बता देती तो आप बोलते डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लेकिन अब मैंने आपको बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में ही समझाया कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. एंड आई वुड अर्ज यू कि आप वो वीडियो देख कर आओ. एटलीस्ट ना एक क्विक पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड आउट ऑफ टॉपिक, बट अगर हम लेक्चर 3 पर हैं टॉपिक 2 में, तो इट वुड बी बेटर अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक पूरा समझना है तो इसी टॉपिक में लेक्चर 1 भी देखो, लेक्चर 2 भी देखो, फिर लेक्चर 3 पर आओ. डायरेक्टली लेक्चर 3 पे मत आओ. क्यों? क्योंकि ना एक टॉपिक में जितने भी लेक्चर्स मैं डाल रही हूँ वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं. जैसे इन्फ्लेशन के टॉपिक में, टॉपिक 1 था हमारा, उसमें 5 लेक्चर है, वो पांचों लेक्चर आपस में इंटरकनेक्टेड है. इट वुड बी बेटर आपको इन्फ्लेशन पढ़ना है तो वो पांचों लेक्चर्स देखो. सिमिलरली यहाँ पे टॉपिक 2 में एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ अगर आप सीधे लेक्चर 3 पे आए हो तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको लगेगा इसका क्या मतलब है, जबकि लेक्चर 2 में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. सो इट वुड बी ग्रेट अगर आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख कर आओ, फिर लेक्चर 3 देखो. ठीक है, दैट वाज माय एडवाइस टू यू. बाकी आपको जैसे देखना है वो आपकी मर्जी है, इंडिविजुअल चॉइस कंप्लीटली. बट हम पॉइंट पे थे कि मॉडर्नाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर में, इस वजह से लेबर है, लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ी और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. ठीक है, दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट. देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पुअर ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स. मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में क्या हुआ? पुअर ग्रोथ. ठीक है, इसके पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है. सबसे पहले आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में ट्विन इश्यूज थे. वो ट्विन इश्यूज क्या है? वो ट्विन इश्यूज हैं इनएडिक्वेट जॉब क्रिएशन. पहली बात, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में या सेक्टर में आपकी जॉब क्रिएशन जो थी वो इनएडिक्वेट थी. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम जो जॉब थी वो लो क्वालिटी जॉब थी. चलो इशू सोचते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात बोल रहा है. क्या बोल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में पहले तो इनएडिक्वेट जॉब क्रिएशन है, यानी जॉब क्रिएशन अच्छे से हो ही नहीं रही है, और जितनी हो रही है ना वो लो क्वालिटी है. मतलब पहले थोड़ी है और वो थोड़ी सी भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो थोड़ी भी लो क्वालिटी है. ये ट्विन इश्यूज हो गए हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिस वजह से क्या होता है, लेवल ऑफ वर्किंग पॉवर्टी बढ़ जाती है. ठीक है, और आते हैं हम लोग इस सेक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग बिकमिंग मोर कैपिटल इंटेंसिव. मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल इंटेंसिव होती जा रही है, ऑटोमेटेड होती जा रही है. ठीक है, ये चीज़ से तो आप लोग अग्री करेंगे. इस वजह से क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है. ऑब्वियस है, कैपिटल इंटेंसिव है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ऑटोमेटेड है, ग्रोथ होगी. लेकिन ग्रोथ हो रही है, मास एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो या तो लेबर की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उस लेबर के बदले अगर एक काम में 100 लेबर लगती है और 100 लेबर के बदले एक मशीन आ गई है जो 100 लेबर का काम कर रही है, तो वो 100 लेबर का क्या होगा? वो 100 लेबर अनएम्प्लॉयड. ठीक है, तो मास एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, राइट, मॉडर्नाइजेशन की वजह से एंड मैकेनाइजेशन की वजह से. देन आ जाता है फोकस ऑन स्किल इंटेंसिव. जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी जो इंडस्ट्रीज है ना,
वो इंडस्ट्रीज कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी फोकस जो है ज़्यादातर वो स्किल इंटेंसिव जॉब्स पर है, जैसे कि जेम एंड ज्वेलरी हो गया, ठीक है। जबकि फोकस कहाँ होना चाहिए, फोकस होना चाहिए लेबर इंटेंसिव जॉब्स पे, कहाँ जहाँ पे लेबर की ज़रूरत पड़े। यहाँ क्या है, स्किल। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है स्किल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव? स्किल के लिए कोई एक बंदा भी काफ़ी है, अगर उसका स्किल बहुत अच्छा है, अगर वो ज्वेलरी के डिज़ाइन आपको बना के दे रहा है बहुत अच्छे से, तो एक ही बंदा भी काफ़ी है, आपको 100 लोग नहीं हायर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव जॉब की बात करें, तो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको 100 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ एक इंसान काफ़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है तो आप फोकस किस पे करोगे, आप लेबर इंटेंसिव जॉब्स पे करोगे ना। लेकिन नहीं, फोकस अभी भी स्किल इंटेंसिव पे है, जहाँ पे लेबर ज़रूरत ही नहीं है। तो स्किल इंटेंसिव में तो 1-2 लेबर से भी काम चल रहा है, जबकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल सेक्टर हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, लेदर हो गया, ये सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे फोकस नहीं है। और फोकस ना होने का एक बहुत मेजर रीज़न ये भी है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर में कट थ्रोट कंपटीशन है। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, अगर आप टेक्सटाइल की बात करोगे, मैं आपको एक बहुत ही लेटेस्ट टाइप का एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, एक बहुत ही आजकल के टाइम का। आप लोगों में से बहुत लोगों ने H&M ब्रांड के बारे में सुना होगा। सो वो H&M ब्रांड पे अगर आपने कभी शॉपिंग किया, आप जाते हैं तो उनके टैग्स पे ना मेड इन लिखा होता है कि वो कहाँ पे बने हुए हैं, प्रोडक्ट्स कहाँ से बने हुए हैं और वो हमने इम्पोर्ट किए हैं या हम क्या कर रहे हैं, मतलब वो प्रोडक्ट्स इंडिया के हैं, मेड इन चाइना के हैं, मेड इन कहाँ के हैं। आप मेजॉरिटी जो पीसेस पे देखोगे ना, वहाँ पे लिखा होगा मेड इन वियतनाम, मेड इन बांग्लादेश। सो टेक्सटाइल सेक्टर में, मतलब ये मैंने आपको बिल्कुल एग्जांपल इसलिए दिया है, सी दिस इज व्हाई वी कनेक्ट इकोनॉमिक्स विद द डे टू डे लाइफ्स एंड यूपीएससी की इकोनॉमिक्स में इसीलिए एग्जाम्पल कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ। जिसने भी H&M ब्रांड के बारे में सुना है, जो भी वहाँ पे शॉपिंग करने जाता है, उसने कभी भी वहाँ से शॉपिंग किया है, जब आपके पास कोई पीस आएगा आप उसके टैग पे देखना दैट इज मेड इन वियतनाम और मेड इन बांग्लादेश मेजरली, ठीक है। ना दैट मेड इन चाइना भी होता है, मेड इन इंडिया भी होता है, लेकिन मेजरली कहाँ पे बना है, बांग्लादेश एंड वियतनाम, विच शोज की कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी नेबरिंग कंट्री से, जैसे बांग्लादेश हो गया, वियतनाम, ये मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, और भी कंट्रीज हैं जहाँ से, इंडोनेशिया हो गया, बहुत कंट्रीज से हम लोगों को कॉम्पिटिशन है। इस वजह से भी क्या होता है, वहाँ से प्रोडक्ट्स बन के आने आसान होते हैं, रादर देन हम लोग बनाने में लगें, तो हम लोग अवॉइड करते हैं और हम लोग स्किल इंटेंसिव इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं। लेकिन अपनी इकोनॉमी में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है उस वजह से, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ आई हो, दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ कनेक्टिंग स्टोरी। सो आई होप आपको वो पॉइंट समझ आ रहे हैं, बीच में कुछ मिस नहीं कर रहे हैं आप लोग। कुछ मिस भी हो जाए, जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन, लिसन टू इट लाइक अ स्टोरी इन द फर्स्ट गो, सेकेंड गो में चाहिए तो नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो जाओ सब कुछ, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, आफ्टर 1991 इंडिया लिबरलाइज कैपिटल मार्केट। 1991 में, अगर आपको याद हो, नहीं है तो मैं बता देती हूँ, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी हमारी। वहाँ पे रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, रिफॉर्म्स में लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम इन शॉर्ट LPG भी कहते हैं, ठीक है। तो LPG जब हो रहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब हो रहे थे, तो लिबरलाइजेशन एक फील्ड में हुई, यानी कैपिटल मार्केट में, लेकिन लैंड एंड लेबर मार्केट में नहीं हुई। यानी लैंड एंड लेबर मार्केट में अभी भी बहुत रेगुलेशन रह गए, और कैपिटल मार्केट जो है हमारी, या कैपिटल इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, कैपिटल हमारे लिए लिबरलाइज हो गया। इसका मतलब, एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप यूनिट में हो, आपकी इंडस्ट्री है, आपको पता है कि कैपिटल लेना ईजी है एज कम्पेयर टू लैंड या लेबर, क्योंकि लैंड और लेबर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आते हैं। इतने नंबर ऑफ लैंड, इतना नंबर ऑफ लेबर, इतना एरिया, ये वो, इतने झंझट लगते हैं आपको। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में चलता है। ये भी एक रीज़न है कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ लेबर के अमंगस्ट, एंड यहाँ पे क्या हुआ, एक बायस आ गया। हमने उस बायस में क्या किया, वी वर अगेंस्ट लेबर इंटेंसिव सेक्टर एंड वी वर मोर फोकस्ड ऑन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। क्यों? क्योंकि हमें पता है लेबर और लैंड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ के पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ रह गया है तो आपको पता है कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझसे पूछ लो कभी भी, ठीक है। मैं आपको एड्रेस करके आपके जवाब दे दूंगी, या फिर हो सकता है मैं किसी वीडियो में आपको एड्रेस करूं डायरेक्टली एंड आई जस्ट गिव यू योर आंसर। सो यू मोस्ट वेलकम टू पुट फॉरवर्ड योर क्वेरीज, ओके। एंड देन अनदर पॉइंट वुड बी एजुकेशन डजंट फोकस ऑन एम्प्लॉयबल स्किल्स। भाई ये बात तो ना
आजकल के यूथ को बहुत अच्छे से पता है, जो भी लोग इतना पढ़ लेते हैं कॉलेज लेके और जब वो सीधे पहली जॉब में जाते हैं अपनी, जो भी उनकी फर्स्ट जॉब होती है, अगर आप किसी भी फर्स्ट टाइमर जो भी पहली बार जॉब पे गया है उसका सर्वे कर लोगे, एक बात आपको दिखेगी, वो कहेगा जो मैंने पढ़ा था ना वो कहीं पे भी यूज़ का नहीं है, मैंने पढ़ा क्यों। ये डायलॉग आपने बहुत लोगों से सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आपने किसी से कभी ये डायलॉग ना सुना हो। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि यार इतनी पढ़ाई वेस्ट हो गई, वैसे भी जॉब में आना था, इस जॉब में पढ़ाई का तो कोई यूज़ ही नहीं है, जो पढ़ा वो तो यूज़ ही नहीं होता, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज कि एजुकेशन डजंट फोकस ऑन एम्प्लॉयबल स्किल्स, यानी एजुकेशन में आपको सारी थ्योरी पढ़ा देंगे, सारी बुक्स पढ़ा देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नाउ इट इज गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड स्टिल टिल वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। हमारे टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं था, सिर्फ बुक्स है, बुक्स पढ़ ली काम हो गया। आज की डेट में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दे ट्राई एंड गिव, लेकिन स्टिल वेरी लिमिटेड एंड स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर भी एम्प्लॉयबल स्किल्स हम नहीं इम्पार्ट कर पा रहे अपनी एजुकेशन के थ्रू। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या हेल्प होगी, क्या स्किल्स चाहिए आपको एक जॉब में जाने के लिए, वो चीज़ हम मिस कर जाते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब आप जाओगे, आप जॉब इंटरव्यू देने जाओगे तो क्या होगा कि आपको लगेगा बहुत एजुकेटेड हो, लेकिन फिर भी उन लोगों को लगेगा आप उनके लिए सूटेबल नहीं हो, या फिर उन लोगों के खर्चे बढ़ेंगे जब वो आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे, या फिर वो आपको हायर ही नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि यू आर नॉट स्टिल नॉट केपेबल इनफ। ठीक है, एंड यू विल फील कि यू आर सो एजुकेटेड स्टिल नॉट केपेबल इनफ, वेयर द लूप होल इज। सो लूप होल ये होता है कि लैगिंग हो जाती है एक, कि आपने जो एजुकेशन ली और उनको जो चाहिए उसमें मैच नहीं आता। यानी एजुकेशन सेक्टर में ये इंपॉर्टेंट है कि हम एम्प्लॉयबल स्किल्स इम्पार्ट करें अपने स्टूडेंट्स में। ठीक है, दैट वुड बी वन पॉइंट। देन अनदर पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सर्विस सेक्टर जॉब्स विद लो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। सबसे पहले आपको लगेगा यार सर्विस सेक्टर में तो बहुत एम्प्लॉयमेंट है, तो ये क्यों बोल रहे हैं हम लोग। लेट्स रीड। ठीक है, ग्रोथ लेड बाय सेक्टर्स विद लो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। ग्रोथ कौन से सेक्टर की हो रही है? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट आपको बेसिकली सर्विस सेक्टर है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। वो सेक्टर तो ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, कि यार लोग कम भी होंगे तो भी वो सेक्टर्स चल जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ग्रोथ किसकी चाहिए? अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए सर्विस सेक्टर में, ग्रोथ ऐसे सेक्टर की होनी चाहिए ना जहाँ पे लेबर ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ग्रो वो सेक्टर्स कर रहे हैं जहाँ पे लेबर की उतनी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आईटी सेक्टर, बिजनेस सर्विसेज, यहाँ पे लिमिटेड लोग भी होंगे तो भी काम चलेगा, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ लेबर। ठीक है, एक्सपोर्ट लो इन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सर्विसेज। अब कुछ ना एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सर्विसेज होती हैं जैसे जिनमें स्कोप है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, ऐसी सर्विसेज, उनका एक्सपोर्ट उतना है नहीं। कैसी होगी वो सर्विसेज? होटल्स, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, इन सब में बहुत लेबर चाहिए होती है, लेकिन इन सब सर्विसेज की एक्सपोर्ट यानी अपनी कंट्री से बाहर भी हमारे लोगों का जाना कम है इन सेक्टर्स में। ठीक है, देन बिटवीन 2005 एंड 2005 से लेके 2012 के बीच में जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, इसने बहुत सारी लेबर अब्जॉर्ब की, स्पेशली यूपी की, आपके उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, बिहार की, मेजरली बहुत लेबर अब्जॉर्ब की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2012 के बाद क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बहुत लोग हो गए, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो श्रंक हो गई। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था टू शो यू कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कितना लेबर काम आ जाती है, कब से कब तक लेबर अब्जॉर्ब हुई भी लेकिन उसके बाद नहीं हुई। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल। अदरवाइज जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सर्विसेज हैं वो पता लग लेना कौन सी होती हैं, जैसे आपके होटल हो जाते हैं, रेस्टोरेंट, ये कंस्ट्रक्शन सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ये आपकी आ जाती हैं एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सर्विसेज, जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के चांसेस ज़्यादा है। एट द सेम टाइम ये भी देख लेना लो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल सर्विस सेक्टर कौन से होता है, आईटी हो गया, बिजनेस सर्विसेज हो गया। ठीक है, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी कि लो इंटेंसिव एंड ऑल दैट थिंग्स। अदरवाइज ये जो पूरा क्वेश्चन है ये मेंस का भी क्वेश्चन हो सकता है, आपका मेंस में आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट के रीजंस आपको कोट करने हो सकते हैं, तो वहाँ तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने हेडिंग भी दी है एंड उसके साथ मैंने आपको कोशिश किया हर हेडिंग में एक एग्जाम्पल या डेटा पॉइंट भी कोट किया है, जहाँ से आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है,
ओके, एंड इंटरव्यू में तो ऑब्वियसली जब आपको ये सारी नॉलेज है, आपसे सामने कोई बैठ के पूछ रहा है, तो आप उसको सारे रीजन दे सकते हैं क्योंकि आपको सारी स्टोरी मालूम है एग्जैक्ट, राइट? सो इन ऑल द 3 स्टेजेस दिस वुड हेल्प यू अलॉट, दैट इज व्हाई दिस मेक्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसीलिए मैं इस टॉपिक पे इतना रिसर्च करके आप लोगों के लिए पूरे डेटा पॉइंट्स के साथ आई हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, राइट? देन लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉट इनफ फॉर्मल जॉब्स। नॉट इनफ फॉर्मल जॉब्स में क्या हो जाता है? मेजरली जॉब ग्रोथ इन इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, एक शॉर्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा। दैट मीन्स आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोग शॉर्ट वीडियोस भी देख पाएँ, ठीक है? वो आपको शॉर्ट पर फॉर्मल आपको मेजरली देखना है, फॉर्मल जहाँ पे आपकी एक जॉब सिक्योरिटी है, इनफॉर्मल जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लेबर हायर हो जाती है, दैट इज इनफॉर्मल। एक छोटा सा पार्ट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो। देन सारी जॉब ग्रोथ कहाँ हो रही है? इनफॉर्मल सेक्टर में। अप्रॉक्सीमेटली 65% जॉब्स ग्रोथ जो देखने को मिल रही हैं वो मिल रही हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, ना कि फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है? स्लो पेस ऑफ लेबर रिफॉर्म्स इज वन ऑफ द रीजंस। क्यों? लेबर रिफॉर्म्स हो नहीं रहे। लेबर रिफॉर्म्स नहीं हो रहे तो लेबर के साथ बहुत सारी रेगुलेशन है, तो लोग क्या करते हैं, परमानेंट लेबर हायर करने से अच्छा, फॉर्मल सेटिंग में हायर करने से अच्छा दे प्रेफर कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लें। क्यों? क्योंकि लेबर रिफॉर्म, यार अगर लेबर रिफॉर्म हो जाए, लेबर की जो एक्सेसिव रेगुलेशंस है वो हट जाएं, तो फॉर्मल सेटअप में आप लेबर हायर भी कर लो। लेकिन फॉर्मल सेक्टर कहेगा कि यार लेबर हायर करने में इतने झंझट हैं कि क्यों हायर करें। इनफॉर्मल सेक्टर में ईजी है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप हायर कर लो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि क्यों इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स ग्रोथ है रादर देन फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि स्लो पेस ऑफ लेबर रिफॉर्म्स है, ठीक है? देन ग्रेटर देन 50% इनफॉर्मल लेबर एम्प्लॉयड इन ओन अकाउंट एंटरप्राइज। क्या होता है? मोर देन 50, अब आपकी जो जितनी भी इनफॉर्मल लेबर है उसमें से कम आधे लोग तो अपने ही काम में इन्वॉल्व है, ठीक है? आपको दिखेगा कि एक शॉप है किसी की और उस शॉप पे ज़रूरत 2 लोगों की है पर पूरी फैमिली 4 लोग बैठी है टाइम इंस्टॉलमेंट्स में। क्या हो रहा है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है एक तरीके की, ठीक है? तो ये चीज़ है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी, और एब्सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी भी एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट होने का। शिफ्ट फ्रॉम जॉब सिक्योरिटी टू जॉब क्रिएशन। हमारे इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया, जॉब सिक्योरिटी से ज़्यादा जॉब क्रिएशन को इम्पोर्टेंस दी। अब जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप मेक श्योर कर रहे हो कि यार लेबर को आप ऐसे अचानक से निकाल नहीं सकते, लेबर का मेडिकल का देखना, सारा ट्रांसपोर्ट का देखना, आप अपने बेसिकली आपने कोई वर्कर हायर किया है फुल टाइम के लिए तो आप उसका पूरा ख्याल रख रहे हो, जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो, वो है, ठीक है? लेकिन आपका फोकस यहाँ से हट गया, तो आपने कहा हमें मतलब नहीं है, लेबर हायर करी पर हमें उसकी सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, रहना करना, हमें इससे मतलब नहीं है, अपना अपने आप देखो। तो जॉब सिक्योरिटी छोड़ दी हमने, कभी भी ले ऑफ कर सकता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको निकाल नहीं सकते, सब जॉब सिक्योरिटी से फोकस हटा दिया, जॉब क्रिएशन पे फोकस डाल दिया। इससे क्या हुआ? लो क्वालिटी हो गई जॉब्स में भी ना, ठीक है? दैट वाज एन इशू एंड डीप्रायोरिटाइज कर दिया इशू ऑफ क्वालिटी ऑफ जॉब। अगर जॉब सिक्योरिटी होगी तो आप खुद समझ सकते हो कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ जॉब है वो कितनी अच्छी है। लेकिन क्या हुआ? डीप्रायोरिटाइज कर दी क्वालिटी ऑफ जॉब एंड आपको मतलब नहीं है, अब जॉब सिक्योरिटी है नहीं है, आपको बस मतलब है जॉब क्रिएट होती रहे, जॉब क्रिएट होती रहे, चाहे कोई नहीं वो किसी को कभी भी निकाल दें, कोई सिक्योरिटी ना दें, पर जॉब क्रिएट होती रहे, ठीक है? दैट वाज द रीजन ऑफ वन ऑफ द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज श्रिंकिंग पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर श्रिंक होना शुरू हो गया था, हमने प्राइवेटाइजेशन किया एज अ रिफॉर्म इन 1991, पब्लिक सेक्टर ऑटोमेटिकली श्रिंक होना शुरू हो गया, सारी चीज़ें धीरे धीरे प्राइवेटाइज होनी शुरू हो गई। और तो और जिस पेपर के लिए हम पढ़ रहे हैं, यूपीएससी हो गया या एसएससी हो गया या आरआरबी के आपके पेपर्स हो गए, इन सारे जॉब फील्ड्स में भी धीरे 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 सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ऐसा हो गया कि जो नंबर ऑफ पीपल यू आर सिलेक्टिंग इज बिकमिंग लेस एंड लेस विद एवरी ईयर, ठीक है? लास्ट 3 ईयर्स से अगर पहले आपने यूपीएससी का पेपर क्रैक कर लिया आफ्टर इंटरव्यू, एक टाइम था जब 1000 लोग भी सिलेक्ट होते थे, 1000 तक रैंक आती थी, आज की डेट में 770 या 700 तक ही रह गया है, बिकॉज दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल दे आर हायरिंग इन देयर जॉब्स। यानी पब्लिक सेक्टर जो है आपका वो श्रिंक हो रहा है,
ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू टू कोट। तो आप देख सकते हो श्रिंकिंग पब्लिक सेक्टर में आप ये कोट कर सकते हो। देन द लास्ट पॉइंट वुड बी माइंडसेट इश्यूज। माइंडसेट इश्यूज क्या होता है? माइंडसेट इश्यूज हम लोगों में होता है। अगर मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, मैंने PhD कर ली, मैंने इकोनॉमिक्स में पता नहीं कौन सी डिग्रीज ले ली, सब ले लिया, उसके बाद भी अगर आप मुझे जॉब पे बोलोगे कि हम आपको सिर्फ 20,000 रुपये महीना देंगे, आई वुड नॉट सेटल फॉर सच अ जॉब। ठीक है, आई वुड नॉट सेटल फॉर अ जॉब टिल 30,000, मे बी इवन 40,000। आई वुड एक्सपेक्ट आई शुड गेट 1 लाख पर मंथ। रीजन बीइंग आई हैव सो मेनी डिग्रीज, मैंने अपने एजुकेशन में इतना इन्वेस्ट किया है कि आई नीड द गुड रिटर्न। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, माइंडसेट इशू बता रही हूँ मैं आपको, मैं हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, मैं अपना रियल एग्जांपल नहीं बता रही। डोंट इमेजिन मैं अपना रियल एग्जांपल कोट कर रही हूँ, जस्ट दैट हाइपोथेटिकल केस में मैं आपको मैं बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ। क्या हो रहा है कि मैंने डिग्रीज ले ली, मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट से अलग अलग डिग्री ली है, ऑब्वियसली मेरे खर्चे हुए हैं वहाँ पे, मैंने बहुत खर्चा किया है पढ़ाई पे। तो जब मैंने पढ़ाई पे इतना खर्चा किया है, जब मैं इतना पढ़ ली हूँ, जब मुझे इतना मालूम है, तो फिर मैं लो पेड जॉब में क्यों सेटल हूँ? क्यों मैं कहूँ कि इतने कम वेजेस पे मैं महीने में लग जाऊँ, जबकि आई नो आई डिजर्व मोर। दैट इज द माइंडसेट इशू दैट वी हैव, बिकॉज ऑफ विच अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहती है। यार आप अगर अभी रुक जाओगे उस जॉब में, आज वो आपको 30,000 दे रहे हैं, मे बी आपका काम देख के आपको बहुत जल्दी प्रमोट करके वो ऊपर 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 आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो, बट वी हैव सर्टेन माइंड इश्यूज, वी हैव सर्टेन प्री कंसीव नोशंस इन आवर हेड, बिकॉज ऑफ विच क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रह जाती है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट इश्यूज की वजह से जो यंग पॉपुलेशन है, बहुत पढ़ने लिखने के बाद दे प्रेफर अ वेल पेड जॉब रादर देन सेटलिंग फॉर अ लिमिटेड वेज जॉब। ठीक है, सो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। दिस इज व्हाट्स रिटन हियर। राइज इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है या सो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है क्या होता है? वॉलंटरी जब आप अपनी मर्जी से काम है, सब है, आपको काम मिल भी रहा है, फिर भी आप अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाह रहे हो, वो तब होता है जब मुझे पता है मुझे जो काम मिल रहा है वो मेरे लायक नहीं है या वो बहुत लो पेड है एंड आई डिजर्व मोर। दैट इज वाई वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में ऐड हो जाती हूँ मैं। फिर तो क्या हो रहा है? पीपल चूजिंग नॉट टू वर्क बिलो सर्टेन वेज, right? Because maybe I'm more educated, because I have more skills और etc. मुझे मालूम है कि मैंने एक्वायर किया है, तो why would I settle for low paid job? That is the mindset issue because of which unemployment prevails. ठीक है, so I hope आपको ये सारे points यहाँ पे clear हो गए हैं. These are majorly the reasons of unemployment. If at all I've missed any particular reason, you're most welcome to mention it in the comment section, because as you know, both of you and I are studying for UPSC. As of now, I am also your friend and a study partner. So प्लीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं, इसके अलावा आपको कोई लग रहा है कि यू नीड एडिशन या आपको लग रहा है मैं कोई पॉइंट मिस कर रही हूँ, आप प्लीज़ उसको मेरे को भी बताओ कमेंट सेक्शन में. इट वुड हेल्प मी एज वेल, राइट. एंड इतने एफर्ट के बाद, मेरे इतना बोलने के बाद अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, फिर तो प्लीज़ एक थम्स अप बटन पे लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को यार थोड़ा आगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट इट रीच मोर पीपल एंड इट वुड हेल्प अ लॉट ऑफ यू. ठीक है, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय.